नमस्कार दोस्तों। अमृता प्रीतम जी की रसीदी टिकट का भाग 12वां मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आज हम अमृता जी की डायरी का सफ़र करेंगे। सफ़र की डायरी। मुझे डायरी लिखने की आदत नहीं है, पर सफ़र में लिखती हूँ। अजीब अकेलेपन का एहसास है। हवाई जहाज़ की खिड़की से बाहर देखते हुए लगता है जैसे किसी ने आसमान को फाड़ कर उसके दो भाग कर दिए हों। प्रतीत होता है फटे हुए आसमान का एक भाग मैंने नीचे बिछा लिया है, दूसरा अपने ऊपर ओढ़ लिया है। मास्को पहुंचने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, पर ख्यालों के अकेलेपन से चलकर कहीं पहुंचने में अभी मालूम नहीं कितना समय बाकी है। 24 मई 1966। जहाँ तक दृष्टि जाती है, धरती पर बादलों के खेत उगे हुए दिखाई देते हैं। किसी जगह कहीं कहीं जैसे बादलों के बीज कम पड़े हों, पर किसी जगह इतने घने हैं मानो बादलों की खेती भरी बड़ी भर कर हुई हो और इन खेतों पर से गुजरता हुआ हवाई जहाज़ बादलों की कटाई करता हुआ प्रतीत होता है। और ऐसा लगता है जैसे गेहूं के खेतों में घूमते हुए गेहूं का दाना मुंह में डालकर कभी आदम बहिश्त से निकाला गया था, उसी तरह बादलों के खेतों में चलते हुए इन खेतों की सुगंध पीकर आज आदम धरती से निकाला गया है। सोफिया के हवाई अड्डे पर बिल्कुल अजनबी सी खड़ी हूँ। अचानक किसी ने लाल फूलों का एक गुच्छा हाथ में पकड़ा दिया है और साथ ही पूछा है, आप अमृता? और मैं लाल फूलों की उंगली पकड़कर अजनबी चेहरों के शहर में चल दी हूँ। 25 मई 1966। अभी बल्गारिया के राष्ट्रीय नेता गोआर्गी दिमित्री को देखा है, जिसकी रूह लोगों ने अपनी रूह में बसा ली है और जिसका शरीर विज्ञान की सहायता से संभाल लिया गया है। उसे 1933 में हिटलर ने कैद कर लिया था। उस समय लेखकों ने ही उसे बचाने की कोशिश की थी। फ्रांस के रोमे अरोला ने उसके लिए कलमी संघर्ष आरंभ किया था और अपने स्वतंत्र होकर फिर 1944 में बुल्गारिया को फासिस्ट शासन से स्वतंत्र करा लिया था। आज लोग मुझसे कह रहे हैं, यह हमारा दिमित्रोव आपके गांधी जैसा है, आपके नेहरू। 25 मई 1966। अपने देश को जर्मन जुए से स्वतंत्र कराने वाले बल्गारियन सिपाहियों के बुत देख रही हूँ। 3 किलोमीटर लंबे और इतने ही चौड़े घेरे में बना हुआ बुतों का यह बाग स्वतंत्रता का बाग कहलाता है। ये बुत गुलाम जिंदगी की पीड़ाओं की और स्वतंत्र जिंदगी के इश्क की मुंह बोलती तस्वीरें हैं। 26 मई 1966। आज दोपहर विदेशों से सांस्कृतिक संबंधों के विभाग के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर स्टाफेन स्टेनशन से बहुत दिलचस्प मुलाकात हुई। बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, इसलिए प्रेस के सेंसर के बारे में मैं बातें कर सकी। कहा, यह ठीक है कि लिखने बोलने की स्वतंत्रता में जब लिखने बोलने वाले को उत्तरदायित्व की पहचान नहीं होती, तब बहुत कुछ गलत भी अस्तित्व में आ जाता है। पर इसके दूसरे पक्ष के बारे में सोच रही हूँ कि अगर लिखित उत्तरदायित्वपूर्ण हो, पर भिन्न विचारों और भिन्न दृष्टिकोण के कारण भिन्न प्रकार का हो, तो उसका क्या होगा? उनका उत्तर भी संभला हुआ है। हमारी संस्था दृष्टि को विशाल रखती है, नए प्रयोगों को परवान करती है, पर हो सकता है कि इसकी परिधि कुछ अच्छी कृतियों के लिए हानिकारक भी हो। पर बीमार साहित्य के अस्तित्व में आने की अपेक्षा यह कम हानिकारक है। जानती हूँ, समय ठहर नहीं सकता, प्रश्न भी ठहर नहीं सकता, यह समाजवादी अवस्था में भी रास्ता खोजेगा। आज की बातचीत का वातावरण खुशगवार है। मिस्टर स्टेनशेव कह रहे हैं, बुरे से श्रेष्ठ तक पहुँचते हैं, श्रेष्ठतम तक भी पहुँचेंगे। 27 मई 1966। आज बल्गारियन लेखकों की महफिल में कविताएं पढ़ीं। अर्थों की तह में उतर जाने के लिए भाषा की मजबूरी का बंद दरवाज़ा कभी बल्गारियन, कभी रूसी और कभी फ्रेंच शब्द से खोला जा रहा था। यहाँ यूगोस्लाविया से आए हुए मेहमान कवि जाल्कोव गोरियान ने मेरी सबसे अधिक सहायता की। गोरियान को फ्रेंच और जर्मन से अंग्रेजी में अनुवाद करने का बहुत अनुभव है, इसलिए आज उन्होंने मुझ पर बहुत प्यारा सा एहसान किया है। मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। आप यूगोस्लाविया के इस दोस्त को याद रखिएगा, इसने आपकी कविताओं में अर्थ करने में बहुत मदद की है। 29 मई 1966। आज शाम बल्गारिया के महान लेखकों इवान वाजोव, पियो यावोरोव और निकोला वाप्सारो के ऐतिहासिक घरों को देखा।
वापसारों की कविताओं का पंजाबी अनुवाद मैंने कई वर्ष हुए किया था। वह मेरी अनुवाद की हुई पहली पुस्तकों में से थी। उसके ऐतिहासिक घर में रखी हुई है। आज उसकी मेज को, उसके कलम को, उसकी चाय की केतली को हाथों से छुआ तो आंखें भर आईं। लगा कई वर्ष पहले जब मैंने उसकी कविताओं का अनुवाद किया था, तब से उसकी कई पंक्तियां जो कानों में पड़ी थीं और शायद कानों में ही अटक कर रह गई थीं, वे आज कानों में सुलग उठी हैं। कल यह ज़िंदगी सयानी होगी, यह विश्वास मेरे मन में बैठा है, और जो इस विश्वास को लग सके वह गोली कहीं नहीं, वह गोली कहीं नहीं। ये पंक्तियाँ उसने 1942 में फासिस्टों के हाथों कत्ल होने से कुछ समय पहले लिखी थी। लगा उस विश्वास को जिसे सृष्टि के आरंभ में गोली नहीं लग सकी, आज हाथ से छू कर देख रही हूँ। 29 मई 1966। सोफिया से 160 किलोमीटर दूर बतक गांव में उस चर्च के सामने खड़ी हूँ जहाँ 1876 के तुर्क शासन की दास्ता से मुक्त होने के लिए जूझते हुए गांव के 2000 मर्द, औरतों और बच्चों ने शरण लेकर अपनी रक्षा का यत्न किया था। वह कुआं देख रही हूँ जो चर्च के गिर्द खेड़ा पड़ जाने के कारण चर्च में गिरे हुए प्यासे लोगों ने अपने नाखून से खोद खोद कर पानी निकालने का प्रयत्न किया था। यह सब के सब 17 मई को दुश्मन के हाथों मारे गए 2000 मनुष्यों की हड्डियां और खोपड़ियां शीशे के ढक्कनों के नीचे संभाल कर रखी हुई दिखाई दे रही हैं। दीवारों में हमारे पंजाब के जलियांवाला बाग की दीवारों की भांति गोलियों के निशान पड़े हुए हैं। 31 मई 1966। आज पलोविद के कस्बे में वह प्रिंटिंग मशीन देखी जिस पर दास्ता के विरुद्ध साहित्य छपा करता था। शासन की चोरी से और बेड़ियां देखीं जिनमें मनुष्य बांधे जा सकते थे, पर समय नहीं। कालो फैर कस्बे से गुजर रहे थे कि देखा मानो सारा कस्बा ही हाथों में फूल लिए एक स्थान पर इकट्ठा हो रहा हो। मालूम हुआ आज 2 जून है। 1876 में भी यही तारीख थी जब यहाँ एक बहुत प्यारा कवि खरिस्तो बोतिफ कत्ल किया गया था। एक दिन वह कविता लिखते लिखते अपनी 20 दिन की बच्ची को चूम कर और हाथों में बंदूक लेकर अपने देश की रक्षा के लिए विदा हो गया था। और जब कत्ल हुआ तब उसकी आयु 27 वर्ष 5 महीने थी। उसके साथी उसके साथ मिलकर लड़ते और उसकी कविताएं गाते गाते मारे गए। मैंने आज रात को खरिस्तोव बोतिफ की एक कविता का अनुवाद किया है। 2 जून 1966। आज शाम को बहुत ज़ोर की वर्षा हुई, बाहर नहीं जा सकी, इसलिए होटल के कमरे में बैठकर बल्गारिया का एक प्रसिद्ध उपन्यास अंडर द योक पढ़ती रही। हैरान हुई कि इस उपन्यास की मुख्य नायिका का नाम राधा है। कई जगह राधिका भी लिखा हुआ है। रात को खाने के समय अपने दुभाषिए से हंसी हंसी में कहती रही, राधा बल्गारियन कैसे हो गई? कृष्ण तो भारत का था। शायद कृष्ण से मिलने के लिए राधा बल्गारिया से ही गई हो। 13 जून 1966। सवेरे एक अखबार के संपादक ने मेरी कविता का अनुवाद किया। चांद सूरज दो दवातें, कलम ने डोबा लिया, हुक्मरानों दोस्तों, गोलियां बंदूकें और एटम चलाने से पहले यह खत पढ़ लीजिए। साइंसदानों दोस्तों, गोलियां बंदूकें और एटम बनाने से पहले यह खत पढ़ लीजिए। सितारों के अक्षर और किरणों की भाषा अगर पढ़नी नहीं आती, किसी आशिक अदीब से पढ़वा लो, अपनी किसी महबूबा से पढ़वा लो। आज दोपहर को जब विदेशों से सांस्कृतिक संबंधों के विभाग ने मुझे विदा भोज किया, वहाँ कुछ कवि भी थे। बल्गारिया की सबसे प्रसिद्ध कवित्री एलिस्वेता बगारियाना भी, डोरा गावे भी, और हमारी दोस्ती के जाम पेश किए गए। डोरा गावे ने महिला कवि होने के नाते एक महिला प्रधानमंत्री का मान करते हुए इंदिरा गांधी के नाम पर टोस्ट पेश किया, और तब मैंने मोरपंख की पंखियां सौगात देते हुए अमन के नाम पर कहा, यह रंगीन पंख हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी के हैं। हम सारी दुनिया में अमन चाहते हैं ताकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी दुनिया के आंगन में नाच सके। 14 जून 1966।